बेटा आशुतोष, ये सब बातें नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेट क्यों हो गया, मतलब क्या है? ये भी क्या मेरी गलती है क्या? ऑब्वियस सी बात है, मेरे से ही गलती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? यूएसए से। और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हु कमेंटेड ऑन प्रियम्बल दैट इज इट इज़ अ ज्वेल सेट? किसने कमेंट किया था कि ज्वेल सेट है ये? तो आईडी कार्ड इन्होंने बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इन्होंने बोला था, मुंशी जी ने। और इसका सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से अकल आती है। ओके, ठीक है। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रियम्बल ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे जोड़े गए थे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड? किसके टाइम पे जोड़े गए थे? तो ये हमने पता है कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसे 1960 का जो बेरूबाई यूनियन केस हुआ था उसमें बोला गया था। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बोला गया था, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती केस हुआ था, केबीसी इन द ईयर 1973, 1973 में जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बिल्कुल नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट करके 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, है ना। यूनिटी को किया गया था, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ये तो मैंने आपको बताया ही है। जब मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट और शिफ्ट किया गया फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो 1976 में इतना तो तुम्हारे दिमाग होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी, बिकॉज आपको पता है इनकी डेथ 1965 में हो गई थी, आफ्टर द चाइना के साथ जो वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आंसर इंदिरा गांधी होगा। और फिर 1975 की इमरजेंसी वगैरह आपने सुना हो तो भी आप कर सकते हैं, ओके। पंखुड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार, निहार जीवनिया छाला बड़ा गुरुजी पुकार पुकार। क्या लिख रहा भाई ये सब? हु पोजेसेस दी, भाई हु पोजेसेस दी अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ रिपब्लिक स्टेट? तो एक रिपब्लिक स्टेट में किसकी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, ये आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए ज़रा जल्दी से। हाँ जी। तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है? ये होती है रूलिंग गवर्नमेंट के पास, एपेक्स जुडिशियल बॉडी का, पीपल ऑफ स्टेट के पास, पीपल ऑफ स्टेट के पास। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम और आर टेकन फ्रॉम, ये जो है ग्रामर ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। सुनाई दे रहा आपको? रशिया, जापान, फ्रांस, ये तीनों कौन है? मैं नहीं जानता, जानना पड़ेगा। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। फ्रांस से ये लिए गए हैं तीनों, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कितने तरीके की दी हुई है, इक्वालिटी कितने तरीके की दी हुई है, फ्रेटर्निटी कितने तरीके की दी हुई है, जरा बताइए कितने तरीके हैं, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए तरीके। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो कितने तरीके हो गया? 5। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो मतलब 2 तरीके का। और फ्रेटर्निटी सिर्फ आपका एक ही तरीके का है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और अगला, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार किस केस में बोला गया था ऐसा? हाँ जी, क्यों, किस केस में बोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें बोला गया था। और बाकी जो LIC केस हुआ था उसमें एग्री किया गया था, 1973 में आपका हुआ था केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन करिए। चलो, करेक्ट द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, हे गाइस, यहाँ पर जो है आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने पहले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, दूसरे में उसके फीचर्स देखे, तीसरे लेक्चर में हमने देखा प्रियम्बल, जो इसकी समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी उसका जो पहला पन्ना है, यानी उसका मैंने प्रीफेस देखा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो हमने पढ़ा था फीचर्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल्स हैं,
जो कि 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंड है और 8 शेड्यूल्स हैं, 8 अनुसूचियाँ जिनको हम पढ़ चुके हैं, 12 हो चुकी हैं अभी, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये 22 या फिर अभी 25 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, जो पहले 22 थे और अभी जो 25 पार्ट्स हो चुके हैं, उसको हमें पार्ट वाइज पढ़ना है। तो उसमें से हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि हमें सारे पार्ट्स नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 4A 5 6 7 7 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है 7 को तो हम डिलीट कर चुके हैं किस अमेंडमेंट से, जरा जल्दी से बताइए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला पार्ट। इमेजिन इज लाइक कि भाई जैसे एक बुक है और बुक में डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स, उन टॉपिक्स को आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो पार्ट इज लाइक पार्ट, जैसे बुक का एक पार्ट होता है, जैसे कि कैलकुलस है मैथ्स में, तो कैलकुलस है मैथ्स में तो उसमें डिफरेंशिएशन भी है, उसमें इंटीग्रेशन भी है, ठीक है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, उसमें देन एरिया अंडर कर्व भी है ना। तो इस तरीके से वो क्या है, वो एक पार्ट है कैलकुलस एंड उसमें डिफरेंट ये टॉपिक्स हैं। तो उसी तरीके से ये पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर, मतलब जो कोई भी पार्ट है जो हम पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं, और उस पार्ट के अंदर टॉपिक्स हैं। तो उसी तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कि जो पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट नंबर 1, इसमें इसको डिवाइड किया गया है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। यानी कि जब भी हम कोई पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आर्टिकल की रेंज देखेंगे। मैंने क्या बोला, पार्ट जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो उसमें हम रेंज देखेंगे, उसमें रेंज होती है आर्टिकल्स की। जैसे अनुच्छेद यहाँ पे 1 से लेके 4 तक है यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, क्लियर है। तो पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, तो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग नंबर 1 जो है संविधान का, संघ व उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक में है, तो जिसमें हमें एक एक करके अभी आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो पहला आर्टिकल ये रहा। पहला आर्टिकल क्या बोल रहा है, जितना मैं हाईलाइट करूं, जितना भी पढ़ा रहा हूं उतना पूरा अपने आप से मत पढ़ना भी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की बात करता है, संघ का नाम और उसके क्षेत्र की बात करता है आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1, ठीक, क्लियर है। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 इज लाइक कैलकुलस से उसको कंपेयर करो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल चारों पढ़ेंगे। तो पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी पहले वाले आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, क्लियर। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये पहला क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, तो आर्टिकल ये रहा 1, उसके अंदर सब पार्ट है। अब जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, तो मतलब आर्टिकल के अंदर भी उसके कुछ सब आर्टिकल्स आप ऐसे समझ सकते हो, तो उनको हम क्लॉज बोलते हैं। यहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 का जो पहला क्लॉज है वो आप समझ गए क्या है, ठीक है, वो है आपका इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। जब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि यहाँ पे हमने फेडरेशन वर्ड को क्यों ऐड नहीं किया, यहाँ पे वाई डिडंट वी एडेड द वर्ड फेडरेशन, तो फेडरेशन वर्ड को हमने क्यों ऐड नहीं किया यहाँ पे, जबकि इंडिया तो एक फेडरेशन है, जबकि इंडिया तो एक फेडरेशन है। तो इस आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है, इससे हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो हमारे देश का नाम जो कि इंडिया भी है और भारत भी है, क्योंकि संविधान सभा के सामने जब ये बात आई, ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं भारत लिखा जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने दोनों नामों को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इंडिया भी और भारत भी। तो पहला तो हमें नाम पता चलता है, और दूसरा हमें पता चलता है टाइप ऑफ पॉलिटी। टाइप ऑफ पॉलिटी का मतलब वही है कि जब अम्बेडकर जी से पूछा गया कि इंडिया तो एक फेडरेशन है, इंडिया तो फेडरेशन है, अभी हमने पढ़ा भी था, है ना, कि इंडिया फेडरेशन है बिकॉज सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन है। तो फिर हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को क्यों ऐड किया, फेडरेशन को ऐड क्यों नहीं किया। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था, इसके 2 कारण हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, ध्यान यहाँ ये रखना है कि देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है, नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, संघीय इकाइयों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। फेडरेटिंग यूनिट का मतलब है जितने भी हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशन के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यूएसए की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जितने स्टेट हैं, ठीक है, उनके बीच में काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट, मतलब वो डिफरेंट कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते थे। उन्होंने एक डिसीजन लिया उन सारी कॉलोनीज़ ने, ठीक है, यूएस में जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, कि हम एक साथ मिल के क्या करेंगे, यूएसए बनाएंगे। ठीक, 13 उस समय थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर में, जिन्होंने बोला कि चलो यार हमारा हिस्टोरिकली हम लोगों ने सेम तरह की प्रताड़ना से हम जूझे हैं, हम सेम तरह की प्रताड़ना से जूझे हैं, इसलिए चलो मिल के एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो 1776 में उन्होंने यूएसए का निर्माण किया 13 कॉलोनीज़ ने। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और इसीलिए इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि हमारी यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है कि कल को कोई स्टेट चाहे कि नहीं हम तो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ना रहना चाहे। और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक, यानी कि उनको बाइफरकेट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उनका एरिया को चेंज किया जा सकता है। एंड दूसरा जो कारण उन्होंने दिया दैट इज स्टेट्स, बिकॉज ये कोई किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं है, सो स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम दिस यूनियन। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो दूसरा उन्होंने रीजन दिया था दैट वाज स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम यूनियन, यानी कि वो यूनियन से सिसीड नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो हट नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपने समझनी होगी, ठीक है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो इस समय एक तो नाम पता चलता है और टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलती है। ये पॉलिटी कि इंडिया फेडरेशन होने के बावजूद भी यूनियन ऑफ स्टेट क्यों वर्ड को डाला गया, तो अम्बेडकर जी ने दो कारण दिए कि इंडिया में देर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, एंड दूसरा स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, क्योंकि यूनियन हमारा जो संघ है वो अविनाशी है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। कैसे, वो अभी देखेंगे। लेकिन वहीं यूएस जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ये ध्यान रखना है, वहाँ पे स्टेट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ आपके पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बताइए जल्दी से, ये चीज़ समझ में आई। दूसरा क्लॉज है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल का काम क्या होता है, अनुसूचियाँ जोड़ी क्यों गई हमारे संविधान में, जब आर्टिकल्स हैं तो शेड्यूल क्यों जोड़े गए। तो जो चीज़ आर्टिकल में नहीं ऐड करी जा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है। अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी टेरिटरी, ठीक है, तो वो सब को मेंशन कर पाना इसी क्लॉज के अंदर वॉज नॉट फिजिबल, तो इसलिए हमने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल नंबर 1, और उसमें सबके नाम और टेरिटरी लिख दिया, जो हम पहले ही देख चुके हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में टी से था टेरिटरी, यानी कि नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तीसरा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, तो टेरिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, टेरिटरी का मतलब है जितने राज्य हैं भारत में 28, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, अभी 8 हैं, जितने आगे पहले अभी कुछ टाइम पहले 29 राज्य हुआ करते थे। फिर जम्मू कश्मीर आपको पता है यूटी बन गया है ना, जब वो यूटी बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन और दीव 2020 में मर्ज हो गया, अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हमें बता रहा है, ये सब हमें ये बता रहा है कि ये सब हमें क्या बता रहा है कि ये सब चेंज हो सकते हैं नंबर ऑफ जो है स्टेट और यूटीज़, लेकिन जो यहाँ पर टेरिटरी का मतलब है वो ये है कि स्टेट जितने भारत में राज्य उनकी टेरिटरी, दूसरा जितने यूटी हैं उनकी टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब कल को अगर हम किसी बाहरी हिस्से को, ठीक है, जैसे ये है मान लो अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान पूरा, ठीक है, इसको हम अंदर ले लिया, मतलब इसको भारत में शामिल कर लिया, तो ये भी टेरिटरी में आती है। यानी कि जो अभी करंट में जितने राज्य हैं, करंट में जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, और फ्यूचर में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं वो भी टेरिटरी के तहत आती है। समझ में आई ये बात कि जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसके दो मतलब हैं, नाम और टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलता है। दूसरे में हमें लिखा हुआ है कि जो भी इनके नाम और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं।
तीसरे क्लॉज से हमें ये पता चलता है कि टेरिटरी का मतलब क्या है। उसका मतलब ये जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन फ्यूचर जो हम ले सकते हैं भारत के अंदर, वो सारे इसमें आएंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं सिक्किम का यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। तो विशाल मौर्य जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब अभी पढ़ाई कर लीजिए, बाद में डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अभी पढ़ाई पे आपका भी फोकस नहीं रह पाएगा, बाकियों का नहीं रह पाएगा, तो अभी यहाँ पे पहले फोकस कर लेते हैं, है ना। तो जब क्लास चल रही हो तो सिर्फ क्लास से रिलेटेड डाउट पूछा करें, इधर उधर की बातें जो हैं वो लास्ट में हम करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में रखा करिए उनके। तो आर्टिकल नंबर 2 पे आते हैं, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3, देखो आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है कि जितनी भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, जितनी भी टेरिटरीज हैं बाहर की, अगर उनको इंक्लूड करना है इंडियन यूनियन में तो पार्लियामेंट कर सकता है। जैसे सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, उसमें एक दूसरी एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, वो भारत का हिस्सा कभी था भी नहीं, लेकिन उसको हमने भारत का हिस्सा बना लिया, सिक्किम को, ठीक है, भारत को हिस्सा हमने बना लिया, तो आर्टिकल नंबर 2 का वहाँ पे यूज़ किया गया होगा। आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। 2 किसकी बात कर रहा था, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अंतर क्या है वो समझो, अंतर इसका समझो पहले, अंतर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अंतर यह है कि आर्टिकल नंबर 2 बोल रहा है कि अगर कोई भारत की टेरिटरी नहीं है, विदेशी है, भारत की नहीं है, उसको अगर भारत में लाना है, भारत का हिस्सा बनाना है, तो आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करोगे, अनुच्छेद 2। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, भारत का अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसका अगर तुमको उसका एरिया इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या उसकी बाउंड्री में कोई चेंज करना है, या उसका नामकरण चेंज करना है, या उस स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाने हैं, या 2 स्टेट को मिला के 1 स्टेट बनाना है, ये सारे जो काम हैं वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होंगे। तो बेसिक अंतर यह है कि आर्टिकल नंबर 2 टॉक्स अबाउट अ टेरिटरी विच इज नॉट करेंटली द पार्ट ऑफ इंडिया, उसको अगर बनाना है तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट एनी चेंजेस मेड इन द एग्जिस्टिंग टेरिटरी और द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एनी इंडिया। कोई जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, कोई राज्य है जो अभी है वो भारत का हिस्सा, तो उसको अगर हमें एरिया को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, नाम चेंज करना है, उसको तोड़ना है, उसको जोड़ना है, वो सारे काम जो एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ होंगे वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होंगे। आई थिंक यहाँ पे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ना होनी चाहिए अब कि भाई डाउट है क्या किसी का, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। और अनुच्छेद नंबर जो 4 है, उससे पहले पढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूँ, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, नहीं ये भी नहीं बताऊँगा। आर्टिकल नंबर 4 पे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 4 पे बताऊंगा, रुक जाओ, इस पे आओ, ठीक है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल। अब आपको भी पता है कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत अगर बदलाव किए जाएंगे तो पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव किए जाएंगे। क्यों सर? अरे क्यों क्या, अभी पहले शेड्यूल में क्या था, नेम और टेरिटरी था स्टेट का और यूटीज का, था कि नहीं था? तो अगर तुम स्टेट का नाम बदल रहे हो, हाँ, उसकी एरिया चेंज कर रहे हो, तो मतलब उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को चेंज कर रहे हो, और शेड्यूल 1 में तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड है, तो फिर तो उसमें भी चेंज होना पड़ेगा ना। शेड्यूल 1 में सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, अगर नाम बदलोगे तो भी शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आती है। सर 4 वाला, तो 4 वाला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 4 वाले में क्या था, लिखो कॉमेंट में। तो 4 शेड्यूल में था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें किस हिसाब से आवंटित किए जाएंगी वो उसके कहीं ना कहीं एरिया वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह पे डिपेंड करता है। अब अगर एरिया चेंज होगा, 2 स्टेट को मर्ज कर दिया, अलग कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की पॉपुलेशन चेंज होगी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी चेंज होगा, तो इसके लिए शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल नंबर 4 बोल रहा नहीं चिंता मत करो, ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमको अलग से 1st
और फोर्थ शेड्यूल को 368 आर्टिकल नंबर 368 जो अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, संवैधानिक संशोधन की बात करता है, उसके तहत तुमको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 4 बोलता है। किसको? संसद को, पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो बदलाव होते हैं वो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट करती है, हाँ पार्लियामेंट करती है। अगर मान लो यूपी का नाम चेंज करना है तो वो यूपी नहीं करेगा, वो देश की संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी, वो यूपी नहीं करेगी। सिंपल टर्म्स में अगर अभी तुम्हें बोलूं, नहीं समझ में आ रहा है ये, तो कि योगी जी नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे, ऐसे समझ में अगर आ रहा हो तो। ठीक है, अगर यूपी को तोड़ के एक नया राज्य कोई और बना देना है तो वो कौन करेगा? यूपी की सरकार नहीं करेगी, वो देश की सरकार करेगी। सरकार तो ऐसे नहीं, मेनली तो लेजिस्लेचर करता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए इन सिंपल टर्म्स। तो आर्टिकल 4 ये बोल रहा है पार्लियामेंट को कि तुम चिंता मत करो, जो तुम 2 और 3 की तरह जो चेंजेस करोगे वो अपने आप शेड्यूल नंबर 1 को और 4 को चेंज कर देगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से। उसके लिए तुम्हें आर्टिकल नंबर 368 को इन्वोक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल, तो पहला क्लॉज क्या बोल रहा है 4 का? वही बोल रहा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स की चर्चा करने वाले हैं। सिंपल तुम ये याद करो कि एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 दैट अमेंड्स फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। उसको संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। और जो भी चीज़ सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, साधारण बहुमत से हो जाती है, उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं मानते हैं। सर सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होती है मेंबर्स 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लोकसभा के और राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है, मौजूद हैं, वोट कर रहे हैं। सर थोड़ा समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया ना तो मत समझो। मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि तुम पूछोगे बार बार कि सर क्या होता है सिंपल, क्या होता है, क्या होता है, तो बता दिया। अब सर समझाओ इसको, तो समझाएंगे नहीं इसको। अभी हम पार्लियामेंट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, इफेक्टिव क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, वो सब बताएंगे, वो सब बताएंगे। वो अभी यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं। तो सर हम अभी रट्टा मार लें, हाँ और रट्टा मार लो कि सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही चेंजेस हो जाते हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत। कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं। स्टेट से कुछ पूछा तक नहीं जाता है क्या? तो यहाँ पर एक वो है, स्टेट से पूछा जाएगा। अब तुम्हें पता है आर्टिकल नंबर 2 में तो कोई फॉरेन टेरिटरी को भारत में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई आर्टिकल नंबर 2 बात कर रहा है कोई फॉरेन टेरिटरी को भारत में लेके आ रहा है। फॉरेन टेरिटरी में तो कोई हमारी सरकार तो बैठी नहीं हुई है, कोई राज्य सरकार तो है नहीं कि नहीं उससे पूछेंगे, वो तो बाहर की टेरिटरी है ना। पूछना तो पड़ेगा आर्टिकल नंबर 3 में, नहीं पूछना तो पड़ेगा जी। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट है। अब यूपी का नाम चेंज कर रहे हैं, उसकी एरिया ऑल्टर कर रहे हैं, बाउंड्री, तो उससे पूछना तो पड़ेगा जी। ठीक, तो इस तरीके का जो बिल है, विधेयक है, जब वो आएगा पार्लियामेंट में, संसद में, उससे पहले वो विधेयक राष्ट्रपति को देना होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति वो विधेयक को राज्य के लेजिस्लेचर, स्टेट के लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल में देगा और तुम उनसे पूछेगा, उनसे बोलेगा कि देखो ये पार्लियामेंट ये बदलाव करने जा रहा है, तुम्हारे कोई सुझाव हो तो बता दो। पहले कोई लिमिट नहीं होती थी सुझाव देने की, लेकिन 5वां जो संवैधानिक संशोधन था, 5th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसने एम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को कि वो एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज, यानी कि वो समय सीमा निर्धारित कर सकता है राज्य के विधानमंडल के लिए अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कि इतने टाइम में आपको बताना ही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या जो विचार हैं, ठीक है, जो व्यूज हैं, they are binding or not? So they are not binding on the president or for that matter parliament. बाइंडिंग नहीं होते हैं। अगर यूपी बोले नहीं नहीं हमारा नाम सही है, नाम मत बदलो, पार्लियामेंट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्यूज आपके ले लिए हैं, अगर आप उस पार्लियामेंट को लगा हाँ बात तो सही है, फिर क्यों, चलो ठीक है, और नहीं माने तो नहीं भी करेगा। इट डिपेंड्स, बस आपको अपने व्यूज देने हैं, सिंपल। ठीक है, यानी कि ज़्यादा कोई इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं है इसमें। एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। ओके, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी बता दीजिए, मतलब रहोगे ना तुम लोग वही एकदम, जब बता रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ना है और बाद में बता दीजिए, तो यहीं डिस्कस करने लग जाए, फिर ये टॉपिक को छोड़ दें।
जब बोल रहे हैं कि वो टॉपिक है ही नहीं डिस्कशन का, और जबकि सिंपल मेजोरिटी बता दी है, कहीं लिखा है यहाँ स्पेशल? स्पेशल भी अलग अलग तरीके की होती है, स्पेशल भी अलग अलग तरीके की होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं तो अलग तरीके की होती है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए अलग तरीके की होती है, इसलिए नहीं बता रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके की होती है। तो खैर आर्टिकल 2 और 3 में आप समझ गए। कोई मान लो, अभी मैं 4.0 का सेशन ले रहा था उस दिन, टेलीग्राम में एक लड़का आया, बोलता है सर मैं सर्विंग हूँ एयरफोर्स में, तो ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। फिर मैंने कहाँ सर्विंग हो, बोलता है रावलपिंडी में, और भाग गया छोड़ के। तो रावलपिंडी को अगर मान लो भारत का हिस्सा बनाना है तो किसका यूज़ करेंगे, 2 और 3 का? बताओ जल्दी से, सिंपल सी बात है, हम किसका यूज़ करेंगे, 2 का, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है। ओके, 4 भी हम समझ गए। ओके, अब आते हैं इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पे। बट बिफोर दैट देर इज अ थिंग, इफ इंडियन टेरिटरीज टू बी सीडेड, हुआ क्या 1960 में, 1960 में वेस्ट बंगाल की एक टेरिटरी थी जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, बेरूबारी यूनियन। वेस्ट बंगाल की एक टेरिटरी थी जो पाकिस्तान को देनी थी, पाकिस्तान को देनी थी वेस्ट बंगाल में उठा के यहाँ से। भाई मेरे, ये जो है ये पहले पाकिस्तानी था, बांग्लादेश तो अब हुआ है, जिसने कल अपने ही फाउंडिंग फादर की बेटी को मौत की सज़ा सुनाई है। जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं 1971 में, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना को कल सजाए मौत सुनाई गई है। वो अभी इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया उनको बिल्कुल नहीं देने वाला है ना। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भले है इंडिया की बांग्लादेश के साथ, 2013 में हुई थी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, लेकिन उसके आर्टिकल नंबर 6 और 8 में कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिसका हवाला देते हुए हम, यानी इंडिया उनको एक्सट्रेडिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा आई थिंक आज तक। एक सेकंड, और एकदम से नेक पेन फिर से आ गया भाई। चलो, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई अभी। हाँ, तो मैं आपको ये बोला था 1960 में ये बेरूबारी जो यूनियन है जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान, तो उसको देना था। पॉलिटिकल विवाद हुआ कि ऐसे कैसे अपना भारत का हिस्सा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो आपको पावर मिली है कि आप किसी एरिया को, किसी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टेट के एरिया को, किसी स्टेट के हिस्से को आप किसी दूसरे देश को दे दें। आर्टिकल 3 इसकी पावर नहीं देता है आपको। तो इसीलिए अगर आपको भारत की टेरिटरी को विदेश को देना है, किसी दूसरे देश को देना है, तो आपको उसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी रिकॉल करिए आर्टिकल नंबर 4 क्या बोल रहा था, आर्टिकल 4, आर्टिकल नंबर 2 और 3 से, कौन हो तुम? मतलब आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल 3 है ही नहीं, अब सीड करना है टेरिटरी को, तो तू कौन है बे? मतलब ये कि अब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस, इसके लिए हमारे क्या करना पड़ा था, 9th अमेंडमेंट करना पड़ा था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था 1960 में, जिसके तहत ये बेरूबारी यूनियन की टेरिटरी, बांग्लादेश जो प्रेजेंट डे है, उस टाइम का पाकिस्तान, उसको दी गई है बेरूबारी यूनियन की टेरिटरी। समझ में आई चीज़? इसी के तहत 2014 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जहां पर इंडिया ने 111 एनक्लेव्स, यानी छोटे छोटे जो गांव हैं, उनको ट्रांसफ़र किया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफ़र किया 51 टू सेटल दी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे हमारे, उनको सेटल करने के लिए। तो इसलिए अगेन हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, लेने के लिए नहीं, ले तो हम आर्टिकल नंबर 2 के तहत सकते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वहाँ पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया था। तो इसीलिए बेरूबारी यूनियन को देने के लिए 9th अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट में, और इसी तरीके से फिर 100th अमेंडमेंट किया गया था 2014 में। अब आते हैं इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। 1947 में 562 और 565 प्रिंसली स्टेट एग्री टू एक्सीड टू द इंडियन यूनियन। आपको पता है कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था, उसमें एक प्रोविज़न था कि या तो आप भारत में रह सकते हो, पाकिस्तान में रह सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो 562 तो आ गए भारत में,
3 को ज़्यादा चिल मची हुई थी, बोले हम ना आएंगे। इनके पास जो है, इनके पास तो गए सरदार पटेल जी, क्या भैया इधर आओ राजा जी। अरे राजा जी बाल पकड़ के हिलाए थोड़े से, क्या ज़्यादा चुल मची हुई है तुमको, है बुलाएं पुलिस को। तो यहाँ ऑपरेशन पोलो किया गया, ठीक है। और ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में इसको बना लिया गया, सितंबर 1948 में इसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया। तो इनकी चुल तो ख़त्म हो गई, ठीक है। और जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया, लोगों से पूछा गया कहाँ रहना है, तो लोगों ने बोला ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान में कौन जाना चाहेगा, तो ये भी इंडिया में आ गया, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये था, यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो आ नहीं रहे थे, वो भी नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम तक फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया JNK पे। और जब अटैक किया तब उनको समझ में आई महाराजा हरी सिंह को कि ये अब गड़बड़ हो गई है। देन वो इंडियन गवर्नमेंट से जब हेल्प मांगी तो सरदार पटेल ने ऑब्वियसली बोला, जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कि अगर आपको ये चाहिए कि हम आपकी हेल्प करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको ये कुछ साइन करना होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि आप ये प्रॉमिस करिए कि आप इंडिया को, मतलब इंडिया का पार्ट बनेंगे, जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बनेगा, तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने साइन कर लिया, लेकिन तब तक ये जो पाकिस्तान की सरकार है ये आ चुकी थी काफ़ी ऊपर तक, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये पाकिस्तान क्या हो रहा है, ये क्या हो गया इसमें, अजीब सा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट में यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो POK वाला एरिया है ना, वहाँ तक आ चुका था ये आपका पाकिस्तान। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से आज भी वो पाकिस्तान के हिस्से में है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज महाराजा हरी सिंह ने तो कर ही दिया था एक्सीड इंडिया को, ओके। तो इस तरीके से ये तीनों भी भारत का हिस्सा हो गए, ओके। अब बात आती है कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने की, यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पर उनके पुनर्गठन की बात यहाँ पे निकल के आती है, कि भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो उसके लिए सबसे पहले SK धर, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था, एक SK धर कमेटी थी जो लिंग्विस्टिक कमीशन था, अगर आपको याद है। तब वहाँ पे मैंने कहा था कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में 1948 में 1948 में इनके चेयरमैनशिप पे एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं धार कमेटी या धार कमीशन। इनकी चेयरमैनशिप पे बनी थी वो, ये रिकमेंड करने के लिए कि क्या स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। सो इनका रिकमेंडेशन था नो, नॉट ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर बट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। ऐसा कहना था SK धर कमीशन का। तो ये इसलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि राज्यों में मांग उठ रही थी। वही बोल रहा था हम पंजाबी बोलते हैं तो हमारा अलग करो, ये सब। ये अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल अलग है, तब सब एक ही था, तब सब एक ही था। तो उन्होंने बोला नहीं हम पंजाबी बोलते हमको अलग करो, नहीं हम तो तेलुगु बोलते हमको अलग करो, नहीं हम तो मद्रासी हमको अलग अलग करो, नहीं हम तो मलयाली हमको अलग करो। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी मांगें चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये कमीशन बनाया गया कि भाई बनाना भी चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं बनाना चाहिए। फिर एक और कमीशन बना, इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। JVP कमेटी 1948 में ही बनती है। क्यों फिर से बनती है जब उसने बोल दिया ना? क्योंकि मांग कम ही नहीं हो रही थी। इसने भी रिजेक्ट कर दिया, नहीं राज्यों को अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे ही बनाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, ठीक। अब जो है राज्य और भयंकर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि आमरण अनशन पे बैठे हुए थे पोट्टी श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश में बैठे हुए थे। 1952 में इनकी हो जाती है डेथ हंगर स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि जैसे ना आमरण अनशन पे बैठे हुए थे तो इनकी जब हो गई डेथ तो और ज़्यादा दंगे भड़क गए। तो इसीलिए डेथ क्योंकि हो गई, दंगे और भड़क गए। तो फिर ऑब्वियस बात है, इस मौके पे सेंटर को रिस्पॉन्स तो करना ही था। तो रिस्पॉन्ड किया सेंटर ने और आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया एज दी फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, या फिर भाषा के आधार पर इसको बना दिया गया। जो तमिलनाडु के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनसे अलग करते हुए इसको भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया इसको, किससे?
अलग कर दिया गया, अलग कर दिया इसको, जो तमिलनाडु वाला एरिया था, जो तेलुगु स्पीकिंग था, वहाँ से। समझ में आई ये बात? समझ में आई? और उस टाइम पे कुरनूल को कैपिटल बनाया गया था। तो मैंने ये बोला कि जब ये मांग उठी कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो एसके धर ने बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनाना चाहिए। जेवीपी ने भी यही बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही सही के बेसिस पे बनाना चाहिए। देन 1952 में डेथ हो जाती है पोटी श्रीरामुलु की, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया जाता है। अब इट इज़ लाइक कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, रो रहे हैं कि हमें टॉफ़ी चाहिए, हमें टॉफ़ी चाहिए, हमें टॉफ़ी चाहिए। तुम इसमें इसने बहुत रोया, एकदम एकदम चिघाड़ दिया ये, तुम ले 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 लो टॉफ़ी, लो जल्दी लो। क्या सिग्नल जाएगा? अच्छा, तो ये करना होता तब मिलती टॉफ़ी। तो ऑब्वियस बात है, बाकी स्टेट में भी और मांग जब उठ गई, और जब उठ गई तो फिर सेंटर ने एक और कमीशन बनाया। इस बार फजल अली कमीशन इसका नाम रखा गया, बिकॉज फजल अली जी के चेयरमैनशिप पे इसको बनाया गया। और इसमें 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, 3 लोग थे ये। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए जा सकते हैं राज्य, पहली बार उन्होंने बोला। लेकिन इन्होंने ये थ्योरी या फिर ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, यानी एक भाषा एक राज्य। क्योंकि इनका ये कहना था कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका एक यूनिक फीचर है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कि अगर हम हर एक भाषा के लिए हर एक राज्य बनाने लगेंगे तो भारत जो है उसकी यूनिटी फिर मेंटेन नहीं रह पाएगी। भारत बहुत सारे राज्यों में बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बनाने बैठे कि हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक स्टेट, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये देख के कि ये बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ये ज़्यादा बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, तो उस बेसिस पे बनाया जा सकता है, ऐसा इस कमीशन का, फजल अली कमीशन का कहना था। और इसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, जो 1953 में बनता है। जब आंध्र प्रदेश क्रिएट हो जाता है 1953 में, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्रोनोलॉजी में डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग तो लगता है कि अच्छा फजल अली ने बोल दिया था उसके बाद बना होगा आंध्रा, नहीं, आंध्र बन गया उसके बाद फजल अली की रिकमेंडेशन आई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसके रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। इसने रिकमेंड किया कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जा सकता है, अगर बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अगर बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है तो उस बेसिस पे बनाया जा सकता है। ओके, यस ना, बिहार में तो डेग डेग पे अलग, अच्छा हाँ, डग डग पे अलग। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में इन द ईयर 1956, 1956 में एक अधिनियम लाया गया इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। इसने क्या किया? 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को खत्म किया। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर मेंशन था, ठीक है, यहाँ पे 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैं पार्ट ए पार्ट बी ये देख सकते हो। पार्ट ए में इंक्लूड्स दी 9 फॉर्मर, अब यहाँ पे 9 कौन से राज्य थे वो रटने की जरूरत नहीं, मैं बता दूँ, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, असम, पंजाब, उड़ीसा, यूपी, बंगाल, ये सब थे, ठीक है, सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। पार्ट बी, स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, जहाँ पर लेजिस्लेचर था, प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, जिसमें हैदराबाद, JNK बताया मैंने, राजस्थान हो गया, ठीक है, मैसूर हो गया, मध्य भारत हो गया, ये सब। पहले MP नहीं होता था, मध्य भारत होता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था। पार्ट सी स्टेट वर मेड अप ऑफ फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस, पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंस मेनली थे इसमें, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट भी थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो 4 ही थे। अब ध्यान रखना, इसमें आपके 9 स्टेट्स थे, ठीक है। पार्ट बी में ध्यान रखना, इसमें भी 9 थे, और पार्ट सी में 10 थे। तो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन तुम्हें पढ़ाया था, तो क्या हम लोगों ने देखा था, कितनी सीट थी उसमें, कितनी सीट थी, जल्दी से बताओ, इतनी थी, क्यों इतनी आनी थी ब्रिटिश भारत से, इतनी आनी थी प्रिंसली स्टेट से, यही था। इसमें फर्दर डिवीजन था 292 और 4 का। 292 आनी थी 11 गवर्नर प्रोविंस से, और 4 आनी थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 थी, हर एक से एक एक आनी थी, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस तो 4 ही थी, लेकिन बाकी इसमें प्रिंसली स्टेट भी कुछ थे, तो टोटल मिला के 10। और पार्ट डी में सिर्फ एक था, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो, पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, पार्ट सी में 10, और पार्ट डी में ये अंडमान। तो इसको गिव अप कर दिया, इट रिमूव द 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। जो पहले कुछ आधार था कि हाँ, इस कुछ प्रिंसली स्टेट ये वाले और कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस यहाँ रहेंगे, कुछ इस, वो सब हटा दिया।
और अभी नया एक्ट आया जिसके बेसिस पे 14 राज्य 14 स्टेट और 6 यूटीज को क्रिएट किया गया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड, रिमेंबर दिस थिंग। 6 यूटीज में आपका एक तो दिल्ली था, अंडमान था, हिमाचल वॉज अ यूटी, मणिपुर, त्रिपुरा और ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये थे 6 यूटीज। तो 14 राज्य थे और 6 यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 1951 में क्रिएट किए थे। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, पहले यहाँ पर आते हैं किस तरीके से अब राज्य बने वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। 14 राज्य और 6 यूटीज बने 1956 में। अब 1956 के बाद की कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि आज तो 14 राज्य 6 यूटी नहीं है, आज तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो वो कैसे बना उसका थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो 1960 में बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 ने बॉम्बे को महाराष्ट्र गुजरात में तोड़ दिया। तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी होगी? दी आंसर इज नो। क्यों? आर्टिकल नंबर 3, दे बोथ कमेमोरेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 मई। तो 1 मई को दोनों अपना जन्म दिवस मनाते हैं। और कोई और भी है भाई जो कोई अपना जन्म दिवस 1 मई को मनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब समझ जाओ तुम, हाँ ठीक है। तो डू यू नो कर्नाटक, केरला, आंध्रा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एमपी सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड ऑन 1 नवंबर। ये अपना स्टेटहुड जो है ये 1 2 3 4 5 6 राज्य अपना स्टेटहुड 1 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का बर्थडे कब होता है? गुजरात और महाराष्ट्र का हैप्पी बर्थडे 1 मई को होता है। और फिर मैं बता रहा हूँ, लेजेंड्स वर बॉर्न ऑन द 1 मई, ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, 12th अमेंडमेंट। देखो पहले था क्या, दादरा नगर हवेली, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, ये सब पोर्चुगीज के कंट्रोल में थे, ये सब पोर्चुगीज के कंट्रोल में थे, ठीक, ओके। दादरा नगर हवेली को 10th अमेंडमेंट से यूटी बना दिया गया, 12th अमेंडमेंट से गोवा और दमन और दीव को यूटी बना दिया गया। 10th से दादरा को यूटी बना दिया गया और 12th से गोवा और दमन और दीव को यूटी बना दिया गया। और बाद में 56th अमेंडमेंट करके गोवा को स्टेट बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। कब हुआ था ये? 1987 में, 1987 में हुआ था ये। समझ आ रही बात? दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, यहाँ पर सब में पोर्चुगियों का रूल था। पोर्चुगीज जो थे दे वर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़ के चले गए थे। ये पोर्चुगीज 61 में गए थे, 1961 में इनको भगाया गया था यहाँ से, पुलिस एक्शन किया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तब ये गए थे यहाँ से। ऑपरेशन विजय पोलो वाला था हैदराबाद के लिए, विजय था यहाँ गोवा दमन दीव से पोर्चुगीज को भगाने के लिए, ठीक, ओके। इसी तरह जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी कराईकाल माहे यनम, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ज्योग्राफी याद आ रही हो, अगर वर्षों पहले हमने पढ़ा था कुछ, यहाँ पर आपका यनम था आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपका पौंडीचेरी, और यहाँ कराईकाल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरला में। यहाँ सब जगह पुडुचेरी फ्रांसीसियों का रूल था, यहाँ सब फ्रेंच टेरिटरी थी, ठीक है। तो इसको भी अलग किया गया वहाँ से, ठीक। ऑपरेशन विजय मैंने आपको बता दिया 1961 में हुआ था। 10th अमेंडमेंट दादरा नगर हवेली, ठीक है, इसको 1961 में, ठीक है, क्रिएट किया गया था 10th अमेंडमेंट से, जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही, मुझे लगा लिखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं लिखी है ना 56th अमेंडमेंट वाली, तो इसको लिखा रहने देते हैं। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसने क्या दिया? स्टेटहुड। 1987 क्या लिखा था यहाँ पे? गोवा लिखा था ना, हाँ, गोवा स्टेटहुड मिला इसको, ओके। क्लियर इतनी चीज़? अब आई नो आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ख़त्म कर लेने दो, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो 14 स्टेट थे, देन 15th अपना बन गया ये गोवा, ठीक है। फिर आपका ये नागालैंड आता है, ठीक है, नागालैंड आता है, 16th स्टेट बनता है। 15 तो एक सेकंड रुको यार, ये
गोवा तो खैर बाद में बनता है, पहले तो ये गोवा से ये सॉरी बॉम्बे से गुजरात एंड महाराष्ट्र बन जाते हैं, दो अलग अलग। देन आपका नागालैंड बनता है 16th। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड रुकोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कुछ। ये जो आप प्रेजेंट देख पा रहे हो ना, ये तो यहाँ पे पहले क्या था, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, ये सब एक ही में थे। 1966 में बाइफर्केशन हुआ था, इन सबको अलग किया गया था धीरे धीरे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं स्पेशल केस ऑफ सिक्किम पे, मिज़ोरम, अरुणाचल पे ये भी देख लेते हैं चलो। तो मिज़ोरम और ये तो पहले हम इस पे आते हैं, थोड़ा सा सिक्किम वाले स्पेशल केस पे आते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो सिक्किम जो था, ध्यान से समझना इस केस को। सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का रूल चल रहा था। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का रूल चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको भारत का हिस्सा बनाया। तो सिक्किम में हमने पहले ऑफर दिया कि आप पहले भारत को जानो, तो क्योंकि वहाँ के लोग डायरेक्टली तो भारत में मिल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे सिक्किम के, वहाँ की चोग्याल डायनेस्टी से परेशान थे कि यार हमें भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जैसे कि भारत में है। तो भारत ने बोला हमसे क्यों नहीं मिल जाते, हमें ऐसे मिल जाओ आके, पॉपुलेशन ही कितनी, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला हम आ तो जाएंगे लेकिन तुम लोग ढंग से रखोगे नहीं रखोगे, तो हम पहले कुछ दिन रहना चाहेंगे तुम्हारे यहाँ, रह के देखेंगे, ठीक है। जैसे आजकल वो चलता, खैर छोड़ो। तो कुछ दिन हम रह के देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे। तो इसलिए पहले सिक्किम को कंप्लीट स्टेट हुड का दर्जा नहीं दिया गया, एसोसिएट स्टेट हुड का दर्जा दिया गया, यानी कि सहयोगी राज्य बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 2A एक अलग से आर्टिकल को इंसर्ट किया गया 35th अमेंडमेंट यूज़ करके 1974 में, और गेंड कंप्लीट स्टेटहुड और पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला जब इसको ने बोल दिया है कि लोगों ने हाँ मज़ा तो आ रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है, तो चलो कंप्लीट स्टेटहुड ले लो अब यहाँ पे, ताकि पूरे मज़े लो, अभी कुछ मज़े तो तुम्हें मिल ही नहीं पा रहे। तो फिर 36th अमेंडमेंट हुआ 1975 में, और इसके तहत ये कंप्लीट स्टेट बना, 22nd स्टेट बना, 22वां राज्य बना भारत का, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे मैं बिना देखे ही आपका डाउट समझ सकता हूँ, और वो ये है कि सर अभी तो थोड़ी देर आपने बताया था, ये डाउट आया है कि नहीं आया बताओ। लिव इन बोलने वाले थे, हाँ तुम समझ तो जाते हो तुम लोग, क्या विचार है। हाँ इसमें देखो हल्का सा बस सिग्नल देना पड़ा था, हल्का सा, मतलब सिग्नल भी नहीं दिया और सिग्नल तुरंत मैच कर गया। क्यों? इंस्टिंक्ट्स तो खतरनाक है तुम लोग एकदम। एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि तुम लोग वो, हाँ जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है ना, हाँ तुरंत जाते सर प्लीज़ हेजिटेट। बेटा हेजिटेट ही किए थे तुम लोग, थोड़ा हेजिटेट करो, तुम लोग को हेजिटेट करने की ज़रूरत है, हम तो हेजिटेट ही कर गए थे तभी नहीं बोले थे। हाँ ठीक है, तो ये हैं तो सिक्किम। अब डाउट से किसी को लेना देना नहीं, हम आए थे कमेंट में ये देखने की डाउट आए होंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के चेंजेस करते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आर्टिकल 2 के तहत अगर किसी टेरिटरी को लेते हैं, भारत का हिस्सा बनाते हैं, तो भी अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है, और अगर कोई टेरिटरी है तो उसको स्टेटहुड, अगर स्टेट को तोड़ तो भी। तो फिर ये सर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों सिक्किम को जब भारत का हिस्सा बनाया तो हमें 35th और 36th अमेंडमेंट करना पड़ा? नहीं वो कहाँ डाउट आ रहा है, वो पहले हेजिटेट तो कर लें। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अमेंडमेंट की करने की ज़रूरत पड़ी, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो अमेंडमेंट की करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फॉरेन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाने के लिए अमेंडमेंट नहीं करना है, लेकिन भारत का हिस्सा बनाने के बाद उसको करोगे क्या, यूटी रहेगी, स्टेट बनेगा, क्या होगा, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो पहले जब एसोसिएट स्टेट बनाए तो 35th अमेंडमेंट किए, और जब कंप्लीट स्टेटहुड दिए, कंप्लीट राज्य बनाए तो 36th अमेंडमेंट किया। समझ में आई चीज़? भारत का हिस्सा बनाने के लिए तो अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसको एक स्टेटस देने के लिए एसोसिएट स्टेटहुड का या फिर स्टेटहुड का अमेंडमेंट करना पड़ा था। पहले तो एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिए, इनफैक्ट एक आर्टिकल ही हमने ऐड कर दिया, बाद में जो डिलीट कर दिया गया जब 36th अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि फिर तो वो स्टेटहुड बन गया पूरा। बात अगर करें इन भाई साहब लोगों की, गोवा, दमन दीव, जैसे गोवा के लिए पहले तो इनको यूटी बनाने के लिए हमने 12th अमेंडमेंट किया कि नहीं किया? गोवा को, दमन और दीव को 12th अमेंडमेंट किया। फिर गोवा को राज्य बनाने के लिए हमने 56th अमेंडमेंट किया। तो ध्यान रखना अगेन, क्यों इनको इनमें अमेंडमेंट करना पड़ा, राज्य बनाने के लिए क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा? गोवा तो पहले ही टेरिटरी बन चुका था बिल्कुल। गोवा, ये वाले जो केस हैं, गोवा हो, दमन दीव हो, ये सब
ये वाला केस सिक्किम वाले केस से अलग है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली भारत के हिस्सा थे। इन पे कब्जा करके रखा था पोर्तुगियों ने, इन पे कब्जा करके रखा था, तो इनके लिए आर्टिकल 2 एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इनको बस इनको यूटी का दर्जा देने के लिए पहले तो अमेंडमेंट करना पड़ा और फिर स्टेटहुड का दर्जा देना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 इससे बात नहीं करते हैं कि स्टेट का दर्जा, यूटी का दर्जा, वो सिर्फ चेंजेस की बात करते हैं। यानी कि अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप मान लो कि जैसे कि हमारी कोई यूटी है, जैसे कि पहले हिमाचल वॉज अ यूटी, ठीक है, पहले हिमाचल वॉज अ यूटी, उसको स्टेट हुड का दर्जा देने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा। पहले अरुणाचल वॉज अ यूटी, स्टेट हुड का दर्जा देने के लिए करना पड़ा। तो भैया जिसको भी आप यूटी से कन्वर्ट करके ले जाओगे स्टेट हुड में, ना तो आर्टिकल 2 इसकी बात करता है ना 3 बात करता है, तो इसलिए उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आर्टिकल 2, 3 में नहीं लिखी है और वो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सर यूटी ही क्यों बना? अब यूटी ही क्यों बना वो उस टाइम की गवर्नमेंट तुमको बताएगी। जाओ टाइम ट्रैवल करके कि आपने यूटी ही क्यों बनाया, इसको स्टेट क्यों नहीं बनाया। अरे भाई नहीं नीड पड़ी होगी स्टेटहुड की, क्योंकि सेंटर चाहता था कि पहले हम कंट्रोल करें डायरेक्टली। अब नया नया कोई बना है, ठीक है, नया नया तुम्हारा कोई रिलेशनशिप होता, सीधे घर वालों से जाके मिला देते उसको, चलो भैया मैं ये हैं, शादी करनी है हमको, ऐसा होता है? नहीं, पहले तुम थोड़ा सा टेस्ट करते हो, उसके बाद होता है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं नहीं सीधा ले जाते के खड़ा कर देते हो घर में तो उसी तरीके से पहले तो सेंटर खुद कंट्रोल करेगा ना, सीधे इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट बना देगा वहाँ पे। ओके, तो जब तक तुम लोग को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है तो समझ नहीं आता, फिर बोलते हैं यू नीड टू हेजिटेट। खैर, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? कोई दिक्कत और किसी को? चलो, तो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ा मामला संगीन था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको पहले तो क्रिएट किया गया स्टेट के तौर पे। मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है थिंक, ठीक है, सॉरी समझ लो, मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना और मेघालय 21वें बना, ठीक है। मेघालय को तो पहले असम के अंदर ही क्रिएट कर दिया गया था अलग से 22nd अमेंडमेंट से, बाद में उसको स्टेट बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम थे, ये सब जो हैं पहले आते थे नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तहत। पहले अरुणाचल अरुणाचल नहीं हुआ करता था, इसको बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। बाद में इनको अलग अलग क्रिएट कर दिया गया नेफा, ठीक है। तो वंस अ पार्ट ऑफ नेफा, तो बाद में इनको क्रिएट कर दिया गया था। पहले तो यूटी थे, बाद में इनको स्टेटहुड का दर्जा भी दे दिया गया सक्सेसिव अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, देन लास्ट जो हमारा स्टेट बना था 29 स्टेट ऑफ इंडिया, दैट वाज तेलंगाना, तो जिसको 2 जून 2014 को क्रिएट किया गया बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग किया गया और हैदराबाद को दोनों की कॉमन कैपिटल बनाया गया। वो बनाया गया था 10 साल के लिए, नहीं 2024 तक के लिए, तो 2024 तक हैदराबाद दोनों का कैपिटल रहा। फिर उसके बाद आंध्रा को अपना खुद का कैपिटल बनाना था, जो अभी उसने अमरावती को बना लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अभी 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा दिया गया था इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक सभी को कि किस तरीके से क्या है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिज़ोरम अरुणाचल की अगर बात करेंगे तो मिज़ोरम और अरुणाचल, तो मिज़ोरम 23rd बना था, अरुणाचल 24th बना था और गोवा 25th बना था। तो यहाँ अगर आप देखोगे गोवा, मिज़ोरम, अरुणाचल, ये आपको लगातार ही मिलेंगे। तीनों 1987 में ही बने थे, 1987 में ही बने थे ये तीनों, ठीक है। मिज़ोरम की अगर बात करेंगे तो ये आपका बना था 23rd स्टेट, ये बना था 24th स्टेट और गोवा बना था 25th स्टेट। तो ये आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि ऑर्डर में लगा दो इनको, ठीक है, ऑर्डर में लगा दो। तो इस ऑर्डर में इस तरीके से याद करते हैं, आम गुनाह है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो, ठीक है, मैम तुस्सी गाओ और मौज लो।
तो यहाँ पर मैम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र 1960 में। देन यहाँ हो जाएगा आंध्रा, आंध्रा भी 1960 में नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे तुम नोटिस करो, यहाँ आंध्रा 1956 में लिखा हुआ है। अभी मैंने 1953 बताया था तुम्हें, बताया था कि नहीं बताया था? 1953 बताया था। वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था, लेकिन पूरा पूरा स्टेटहुड का तो जो दर्जा मिला था वो 1956 में मिला था। आप क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम आंध्र प्रदेश, म महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, आम गुनाह है से हिमाचल प्रदेश, मैम मेघालय, मणिपुर, तुस्सी यानी कि त्रिपुरा और सिक्किम, गाओ गाओ और मौजलो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर में याद कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं इसकी पूरी। ठीक है, तो जैसे अरुणाचल है, गोवा जो है 56th अमेंडमेंट से बना, अरुणाचल जो है आपका 55th अमेंडमेंट से बना। ठीक है, इसके लिए करना पड़ा था 55th अमेंडमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया यूटी से अगर आपको स्टेट बनाना है तो अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 2 में नहीं लिखा हुआ। इसके लिए करना पड़ा था 53rd अमेंडमेंट, 53वां जो संविधान संशोधन था वो करना पड़ा था इसके लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ें। तो वी आर डन, वी आर नॉट येट डन विद दिस टॉपिक। देखो आर्टिकल नंबर 370